नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आधा उत्तर प्रदेश पानी पानी है। गोरखपुर से लेकर बहराइच, श्रावस्ती, कुशीनगर चारों तरफ बाढ़ का कहर है। कई गांव पानी में बह गए, लोग सड़कों पर आ गए तो कुछ पलायन कर गए। ये पहली दफा नहीं है जब बाढ़ ने कहर बरपाया हो। हर साल बाढ़ आती है, तबाही मचाती है और लोग सड़कों पर आ जाते हैं, जैसे अभी हैं। ये देखिए। डूबी सड़कें, हर तरफ पानी ही पानी, लाखों लोग बेघर। यह हाल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। ये कोई पहली दफा नहीं जब सावन का महीना आया और नदियां उफान पर आई। और जब नदियां उफान पर होती हैं तो नदी के आसपास बसे गांव ताश के पत्ते की तरह बिखर जाते हैं और पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। ऐसा लगता है यहाँ कुछ था ही नहीं। मानसून आते ही सबसे ज्यादा परेशानी बाढ़ग्रस्त इलाकों को होती है और निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होगा कि उनके लिए ये 1 से 2 महीना शायद किसी वज्रपात से कम नहीं। तस्वीरें आप देखेंगे, ये मुख्यालय यानी गोरखपुर मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर दूर है और बच्चे इसमें नहा रहे हैं। जबकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसके बाद भी बच्चे इसमें नहाते नजर आते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। जहां कभी मोटरसाइकिलें और कार चलती थी, वहां आज नाव चल रहा है। यानी मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह पूरा स्थित है। और आप देखेंगे ये राप्ती नदी है और राप्ती का तांडव है किस तरीके से तकरीबन 6 से 7 फुट पानी आ चुका है और तकरीबन लोगों के आसियाने पूरी तरीके से डूब गए हैं। इसे मजबूरी कहें या शासन प्रशासन की नाकामी, हर साल बाढ़ आती है और हर साल लोग बेघर हो जाते हैं। फसल चौपट हो जाती है, खाने के लाले पड़ जाते हैं, लोग पलायन को मजबूर हो जाते हैं। इंडिया न्यूज की टीम बाढ़ का जायजा लेने जब गांव पहुंची तो चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे गांव जलमग्न है। और अब हम नीचे उतर करके बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आगे फिर पानी ही पानी है। बाढ़ से हालात ये बन चुके हैं कि जिनके कच्चे घर थे वो बह गए और जिनके पक्के मकान हैं वो मवेशियों के साथ छतों पर रात गुजारते हैं। ये मत सोचिएगा कि रात में लोग सोते होंगे, ना बाबा ना। रात भी दहशत भरी पानी की बूंदों से कटती रहती है। पानी के साथ लोगों के आंसू भी बह गए। बस आस है कि कोई आ जाएगा और यहाँ से सुरक्षित ले जाएगा, क्योंकि घाघरा और राप्ती दोनों रौद्र रूप में हैं। यानी हर साल इसी तरीके से इनके आसियाने तिनके की तरह इस राप्ती में बह जाते हैं और ये लोग बेचारे इसी तरीके से इस पूरे 2-4 महीने में जब तक राप्ती का पानी रहता है तब तक घरों में बंद होकर के जीवन गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब मुख्यमंत्री के गृह जनपद के मुख्यालय से महज 2 से 3 किलोमीटर के दूरी के हालात ये हैं तो बाकी जगहों के हालात क्या होंगे इसका अंदाजा बखूबी समझा जा सकता है। गोरखपुर ही नहीं, अब आपको ले चलते हैं बहराइच, जहां घाघरा ने घनघोर तबाही मचा रखी है। कैसरगंज, मोतीपुर और महसी तहसील के सैकड़ों गांव घाघरा में समा गए। 250 गांव बाढ़ और कटान से प्रभावित हैं। हालात बद से बदतर हैं और घाघरा घातक साबित होती जा रही है। कटान की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी तरह से गांव के गांव कटान में कटते चले गए। लोग बेघर हो गए, भूखमरी के कगार पर आ गए। ये जो घर तोड़ा गया है, क्यों तोड़ दिया, क्या मामला है, पूरा बताइए आप। नदी के कटान की वजह से और घर कटने की वजह से टूट रहे हैं। हम लोग सड़क के किनारे रहेंगे या स्कूल में रहेंगे। पुराने बच्चे को कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग। कितने घर गांव में समा चुके हैं? कम से कम नहीं तो 15-16 घर तो गांव चले गए, घर चले गए। और कितने निशाने पे हैं? कितने, कम से कम 12-13 गांव, अरे 14-15 गांव अभी घर अभी निशाने पे हैं, खतरे में चल रहे हैं। तो इन लोगों को कहाँ बसाया जा रहा है? अभी सर कहीं नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कहाँ बसाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। संगीता
और रत्तीलाल की बातें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे, लेकिन प्रशासन को रत्तीलाल की बेबसी पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। रत्तीलाल और संगीता जैसे न जाने कितने बेघर हो गए। बेघर ही नहीं, अब तो 2 वक्त की रोटी के भी मोहताज हैं और पलायन को मजबूर। हमारे संवाददाता जब बहराइच पहुंचे तो वहां के हालात हैरान कर देने वाले थे। जिस तरीके से घाघरा इस समय लगातार जमीनों का और गांव के खेतों का जो कटान कर रही है, उससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में तमाम ऐसे गांव होंगे और तमाम ऐसी ज़मीनें होंगी जिनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जो परेशान ग्रामीण होते हैं, जो बाढ़ पीड़ित या कटान पीड़ित होते हैं, वो अधिकारियों के दरवाजे पे आते हैं, जहां पे इस समय मैं खड़ा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में अधिकारी जो है इन दरवाजों पे नहीं मिलते हैं। ऐसे में उनके सामने उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, और अगर समय से उनकी समस्या अगर नहीं सुनी जाती है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई अनाज नहीं है, वो भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। कुशीनगर में गंडक नदी ने ग्रामीणों की खुशियां छीन। ग्रामीण घर छोड़कर सड़क पर आ गए। सालिकपुर, बसंतपुर, मारीछवा, महादेवा समेत दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से चौतरफा घिरे ग्रामीण जाए तो जाए कहां, खाए तो खाए क्या, और गुहार लगाएं तो किससे लगाएं। ये गरीबी है साहब, बस जब बाढ़ आती है तो ये सड़क पर आ जाते हैं, और जब बाढ़ सिमट जाती है तो आशियाना बनाने में फिर से जुट जाते हैं। ये जिंदगी बाढ़ और सड़क के बीच सीमित हो चुकी है। दिक्कत हो डाल भर पानी बा, घर में खैले पीले सब चीज के परेशानी बा। हमनी के घर में कुछ मदद करी जाए। पानी में छाती भर का करी जाए। न सिर्फ गोरखपुर, न सिर्फ बहराइच और न सिर्फ कुशीनगर, श्रावस्ती भी पानी पानी है, जहां नेपाल से निकलने वाली राप्ती अपने रौद्र रूप में है। अशरफा और खसियारी जैसे कई गांव के गांव राप्ती के तेज धार में बह गए। कई चपेट में हैं, पूरा गांव जलमग्न है। ग्रामीण बेघर हो गए, पलायन को मजबूर हो गए, परेशान है, और प्रशासन राप्ती के कहर से अनजान है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें डराने वाली हैं और ये सवाल खड़े करने वाली हैं कि आखिर इन लोगों का क्या कसूर है। अगर प्राकृतिक आपदा का शिकार ये लोग हुए हैं तो आखिर कैसे इन तक अब मदद पहुंचाई जाएगी, और कैसे इन लोगों के जो आशियाने उजड़ चुके हैं उन आशियानों को दोबारा से बसाया जाएगा, कैसे खाने पीने का इंतजाम होगा, और कैसे ये लोग दोबारा से अपनी जिंदगी पटरी पर लौटा पाएंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आपका परिचय करा दूं, उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ कुशीनगर से सांसद हैं विजय कुमार दुबे। सबसे पहले विजय कुमार दुबे जी, आपका स्वागत है। साथ ही बहराइच से पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के ओझा। के ओझा साहब, आपका भी स्वागत है। और साथ ही बहराइच से ही नेता कांग्रेस है मेरे साथ दीपक पाठक जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले विजय कुमार दुबे जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर। कैसे पार पाएंगे? विपदा बहुत बड़ी है, विकट स्थितियां हैं, तस्वीरें देखकर डर लगता है कि कैसे दोबारा से इन लोगों की आशानियां बस पाएंगे। दुबे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आवाज आ रहा जी। विजय कुमार दुबे जी, कैसे इन परिस्थितियों से पार पाएंगे आप? कैसे दोबारा से इन लोगों की आशियाने इनको मिल पाएंगे? खाने पीने की समस्या इन लोगों के साथ है, घर उजड़ गए हैं, इंतजाम क्या कुछ प्रशासन कर रहा है? क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, घर डूब गए हैं पानी में। देखिए, ये सरयू घाघरा की हाल तो मैं नहीं बता। और नारायणी नदी से जो बाढ़ हमारे कुशीनगर जिले में आता है वो बारिश के पानी से नहीं है। ये जो वाल्मीकि नगर में बराज आप देख रहे हैं, आधा पुल नेपाल में, आधा पुल नेपाल में, आधा बिहार में, मतलब इंडिया में। वहां पर मैं तो अभी चंद दिन पहले बाढ़ क्षेत्र में अपने दौरा किया था। बसंतपुर नदी के उस पार जो हमारे कुशीनगर जिले के कुछ गांव हैं,
तो जैसे बसंतपुर, शिवपुर, मरचहवा, हरिहरपुर, तो इन गांव में जब मैं दौड़ा किया था, नाव से गया था, मोटर बोट भी इस्तेमाल किया था एनडीआरएफ का जी। तो उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ उत्पन्न होता है वो बराज से, बराज के फाटक खोलने और बंद करने से। तो मैं वहां के बाद तुरंत गया वाल्मीकि नगर, वहां अधिशासी अभियंता एसडीओ के साथ मीटिंग भी किया था जी। उन लोगों का कहना था कि पहले नेपाल देश की सहयोग मिलता था। एक बैग वो लोग जो पानी छोड़ते थे तो उसके पहले इन्फॉर्म कर देते थे बराज पर, तो इंजीनियर आगे भी खबर कर देते थे हमारे जिले के आगे क्षेत्र में। लेकिन अब क्या है कि ये लोग को वहां से सहयोग नहीं मिल रहा है। ये लोग नेट से जानकारी लेते हैं कि कब पानी बढ़ रहा है और उस हिसाब से फाटक खोलते हैं। जैसे अभी चंद दिन पहले, 5 दिन पहले करीब 4 लाख से ऊपर आपने तमाम समस्याएं गिना दी, लेकिन आपने इन लोगों की समस्याओं को समझने की कोशिश की है। सर, इन लोगों की समस्याओं को आप समझने की कोशिश करिए। आपकी समस्या कुछ नहीं है इनके सामने। अगर प्रशासन को ठीक तरह से इंतजाम नहीं करने की छूट है तो फिर कैसे इन लोगों का जीवन सुधर पाएगा? कैसे इन लोगों की जो आशाएं बिखर गए हैं, इन लोगों के घर उजड़ गए हैं, खाने पीने की व्यवस्था इनके पास नहीं है, कैसे आप कर पाएंगे? देखिए, मैं लगा हुआ हूँ सालिकपुर से शिवपुर नदी के उस पार जो रोड, बंधा रूपी रोड बनवाने के लिए जी मेरे प्रस्ताव भी आगे बढ़े हैं, एस्टिमेट भी बन चुके हैं। और चूंकि विषम परिस्थिति पूरे देश क्या पूरे दुनिया में चल रहा है तो आपको पता है। थोड़ी नई योजनाएं में सरकार पैसे लगाने में इस समय, जानते हैं सरकार के सामने वैश्विक महामारी की प्राथमिकता है उससे उबरने का। लेकिन मैंने जो बंधे रूपी रोड की मांग किया है वो रोड बनने से क्या है कि नारायणी नदी के बाढ़ की पानी नाव में, गांव में घुस नहीं पाएगा, कटान नहीं हो पाएंगे। ठीक है सर, जो आप बता रहे हैं कागजों तक सिमट कर रहता है या फिर जमीन पर आता है, देखेंगे हम। लेकिन ठीक है, आपके पास लौटूंगा। के ओझा साहब, आपके पास में आ रहा हूँ। विपक्ष में आप हैं लेकिन जिम्मेदारी आपकी उतनी और ज्यादा बढ़ जाती है लोगों के प्रति। क्या कुछ इंतजाम आपकी ओर से भी किए जा रहे हैं कि आप लोग भी अपनी आवाज को उठा रहे हैं कि लोगों की जो समस्याएं उनको दूर किया जाए? बाढ़ से बेहाल लोग हो रहे हैं। जो बंधा रूपी रोड का निर्माण अगर हो गया तो जहां, ठीक है दुबे जी, आप तक आवाज आ रही हो तो मैं आपके पास लौटूंगा। के ओझा साहब से अब मेरा सवाल है। ओझा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दूसरी जगह में के ओझा, आप सुन पा रहे हैं मुझे सर? चलिए, आपके पास लौटूंगा, संपर्क नहीं हो पा रहा। दीपक पाठक जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? या पूरी आवाज आ रही है? दीपक जी, स्थितियां बेहद विकट हैं। एक तरफ कोरोना से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं लोग और दूसरी तरफ ये कैसी जंग है? क्या इतने भी इंतजाम नहीं है कि इस बाढ़ के पानी के लिए कोई व्यवस्था की जाए, इसको रोकने के लिए कोई इंतजाम किए जाएं? लोगों की जिंदगी किस तरह से तहस नहस हो गई है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजादी के बाद जी 120 किलोमीटर आदमपुर रेवली बांध का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये एंगल ब्रिज घाघरा घाट पुल से लेकर के ये मोतीपुर किनारे तक जाता था जी। इसके बाद जब बाढ़ आने लगी तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इसका एक प्रोजेक्ट बनाया कि सरजू नहर कैलाल बना करके जी इस नदी को हम पूर्वांचल तक नहर के द्वारा जोड़ दें। इस सरजू नहर परियोजना के माध्यम से जी बाढ़ का पानी नहर में चला जाता और गोरखपुर के आगे बलिया में जाके ये नहर पूरी। लेकिन 40 वर्षों से सरजू नहर परियोजना
न इन अधिकारियों और राजनेताओं के लिए अंडा देने, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन सर, अगर आपकी योजना आपने शुरुआत की उसकी और आप बता रहे हैं कि सिर्फ अंडा देने वाली मुर्गी बनकर रह गई है, तो क्या आपने आवाज उठाई इसके लिए, या फिर इंतजार कर रहे थे कि पानी भरेगा, लोगों के घरों में घुसेगा और तब अपनी आवाज उठाएंगे टीवी चैनल पर बैठकर? जमीनी स्तर पर आपने स्थितियां देखी, आप गए हैं वहां पर, पानी में उतरकर देखिए सर, कोरोना काल के चलते कितनी महामारी की वजह से लोग परेशान हैं और इस पानी से कैसे बीमारियां जन्म लेंगी, ये आपको सोचना चाहिए। हम लोग हर समय जाते हैं। कल हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय लल्लू जी भी आए थे, अजय कुमार लल्लू जी। उन्होंने गांव के किनारे हम लोग गए जहां जहां कटान हो रही थी, कई 100 रेती गांव में गए। 100 रेती गांव पूरा कट रहा है। 15 गांव एंगिल भी कट रहे हैं। एंगिल बीच खतरे में है। जो हमारे माननीय योगी जी आए थे वो केवल उन्होंने बंधे पे देखा और वापस चले गए। निचले स्तर पर ना तो कोई अधिकारियों का सहयोग होता है और ना ही उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक का। ठीक है सर, क्योंकि एक सांसद महोदय हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी प्रशासन को लेकर मैं सवाल करूंगा। आपके चैनल को लेकर मैं सवाल करूंगा आपके चैनल में जी। ठीक है, लेकिन के ओझा साहब, तस्वीर आपने देखी है? ठीक है, पूर्व विधायक महसी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, आपके पास पहुंचूंगा। के ओझा साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? ओझा जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ। ओझा साहब, सुन रहा हूँ। तस्वीरें देखी हैं आपने? बाढ़ की तस्वीरें देखी हैं आपने? हाँ, तस्वीरें क्या देखी, हमारा बाढ़ की तस्वीरें क्या देखी, हमारा घर भी वही बाढ़ की में पड़ता है। हाँ, घर मतलब आप भी और हमारा गांव आधे से ज्यादा पूरा कट गया। हाँ। और हमारे गांव को छोड़ दीजिए, हजारों गांव जो है बेतहाशा बर्बाद हो रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। लोग बंधे पर जीने को मजबूर हैं। भैंसों का और गायों का चारा नहीं मिल पा रहा है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि अगर किसी के अंतिम संस्कार होता है तो उस अंतिम संस्कार में लोगों के लिए जलाने की जगह नहीं है। लोग बांध पे अपने लोगों को जलाते हैं। भूसे के लिए जानवर मर रहे हैं, आदमी खाने के लिए तड़प रहे हैं। चूंकि ऐसे ऐसे गांव है जो बांध के उस पार है, लेकिन आदमी क्या करे, शासन की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं की जा रही है और प्रशासन केवल बांध पर जाता है और घूम करके चला आता है। केवल अधिकारियों से मुलाकात की, लोगों से बात की सर, कर रहा है। क्या विपक्ष में होने के नाते आपकी सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी कि आप खुद को पीड़ित महसूस करवाएं? लोगों का दर्द समझने की कोशिश करिए, अपना दर्द आप भूल जाएंगे। नहीं, हम पूरा विधायक रहे हैं। नहीं, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हाँ। और मेरे गांव में ही मेरे गांव के आशियाने उजड़ गए। उनका दर्द मैं व्यक्तिगत जान रहा हूँ। मैं रोज जा रहा हूँ। किसी दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन मैं क्षेत्र में ना जाऊँ और देखता हूँ। अब कल रात में बिना बताए 3,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। लोगों को अलर्ट भी नहीं किया गया और आदमी जो है राती रात। ठीक है, बहरहाल विधायक आप भी रहे हैं, इंतजाम आपने किए होते तो शायद आज ऐसी तस्वीर ना होती। सवाल प्रशासन को लेकर अभी दीपक पाठक उठा रहे थे। विजय कुमार दुबे जी, आपके पास में आ रहा हूं। प्रशासनिक तौर पर क्या इंतजाम पहले से नहीं किए जाते हैं? अगर लोग पहुंचते हैं तो क्या उनकी नहीं सुनी जाती है? क्योंकि दीपक पाठक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अधिकारी अगर पहले से सतर्क हों तो शायद ऐसी नौबत आए ही ना। देखिए, पहले तो वो क्या कह रहे हैं उस पर जरा गौर कीजिए जी। वो बता रहे हैं कि योगी जी आए थे और बद्दे पर उतरे और चले गए। तो पहले तो मैं बता देना चाहता हूं
कि वो हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, वो माननीय सिंचाई मंत्री जी आए थे जी। अब इतनी तो जानकारी रखनी चाहिए कि कौन आया कौन नहीं गया। और तो वो सिंचाई मंत्री जी आए थे, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सर्वे भी किए और बंधे का निरीक्षण भी किए वहाँ पर, और उसके बाद गए। खैर वो मेरे लोकसभा के बाहर, वो देवरिया लोकसभा के क्षेत्र में आता है। मैं अपने यहाँ बता दे रहा हूँ, मैंने एक एक गांव, जिस दिन मैं गया था उस दिन भी मैं उन लोग को खाद्यान्न वितरण कराया अपने खुद रह के, और प्रशासन को लगाया हूँ। सर्वे रिपोर्ट भी आ चुकी है, फसल की क्षतिपूर्ति भी दिलाएंगे, और गरीबों के मड़ई जहाँ जो पानी में डूबे थे कुछ दिन, उनको भी जरूर अनाज हम लोग दिलवाएंगे। और हर साल, ये पहला नहीं है, जब भी बाढ़ आता है तो नदी के उस पार वहाँ फर्जी रूप से गल्ला बटाते हैं, आप फर्जी रूप से फोटो खिंचवाते हैं। सब प्रशासन केवल फोटो खिंचाने का काम कर रहा है, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है ऊर्जा साहब, आपने क्या किया विधायक रहते ये भी आप बता दीजिएगा, उसका चिट्ठा ले आइएगा, वो भी मैं सुन लूंगा। अगर शायद अपने इलाके में कुछ काम करवाए होते तो ऐसी नौबत आज ना आती। लेकिन दूसरी तरफ दुबे जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जो इंतजाम है वो लोगों के लिए अब करवाएंगे, खाद्य सामग्री की आपने बात की, तमाम व्यवस्थाओं की आपने बात की, लेकिन सर कब होगा, कब होगा? क्या जब ये बाढ़ का पानी खुद ब खुद चला जाएगा तब होगा इंतजाम? पानी आया और एक हफ्ता में बिना सर्वे कराए, बिना जाए, बिना सर एक एक करके, अरे सर आज एनकाउंटर पर डिबेट नहीं हो रही है, बाढ़ के पानी पर ध्यान दीजिए। एनकाउंटर पर बात नहीं हो रही है, उस पर किसी और दिन डिबेट कर लेंगे, लेकिन लोगों की समस्याओं को समझिए, राजनीति मत करिए बैठकर प्लीज सर। ठीक है ओझा जी सुन लीजिए एक एक करके प्लीज। दुबे जी आप अपनी बात पूरी करें, तो पता लग जाएगा। ठीक है एक एक करके। देखिए ये क्या टिप्पणी करेंगे, इन लोगों के पास न कोई मुद्दा है न कोई लक्ष्य है, और एक भी विपक्ष का कोई नेता अगर बाढ़ क्षेत्र में दिखाई दिया हो तो उसका नाम बतावें। हम लोग भी गैर सत्ता में थे तब भी सर कह रहे हैं, पाठक पाठक जी कह रहे हैं कि अजय लल्लू गए थे, उस समय विधायक थे तो भी, पूर्व विधायक थे तो भी। अब इनको लोगों को ये नहीं पता कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कि माननीय सिंचाई मंत्री जी बंदे पर आए थे, क्या टिप्पणी करेंगे लोग। और हमारे यहाँ, मैं नारायणी नदी के उस पार की बात कर रहा हूँ, जो हमारे कुशीनगर और महाराजगंज के कुछ गांव पड़ते हैं, करीब 20-22 गांव, मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं जो हमारे कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं तुरंत का तुरंत बाढ़ सुना, तुरंत मैं पहुंचा एनडीआरएफ के मोटर बोट से, फिर नाव से मैं मरचावा गया, शिवपुर गया, बसंतपुर गया, हर गांव में उस दिन खाद्यान्न का भी वितरण कराए, और असहाय परिवारों का जो सर्वे रिपोर्ट हो रहा है, फसल क्षतिपूर्ति भी दिलाएंगे। अभी ये बहुत दिन नहीं, अभी 8 दिन पहले ये पानी आया था। मैंने बताया ना, बराज का पानी जब फाटक खोल दिया जाता है, कितने लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, इस पर बाढ़ निर्भर करता है हमारे यहाँ। तो पानी अचानक जब आया तो गांव में गया तो हम लोग पहुंचे भी तुरंत। विपक्ष का कौन सा नेता पहुंचा था वहां जो टिप्पणी करेंगे लोग? इन लोगों को ये नहीं पता। सिंचाई अभी चंद दिन पहले बंधे पर वो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय महेंद्र सिंह जी सिंचाई मंत्री जी निरीक्षण करने आए थे, सर्वे करके बाढ़, और वो देख के गए थे। अमवा खास बंदा था या एपी तटबंध रहा? ठीक है सर, लेकिन सवाल यही है कितने भी नेता मंत्री विधायक जनप्रतिनिधि पहुंच जाए, लेकिन समस्या का समाधान जब तक नहीं होगा सवाल खड़े फिर भी होते रहेंगे। ओझा साहब अपनी बात आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सवाल यह कि आपके इलाके में आपको भी आवाज उठानी चाहिए सर। विपक्ष में है तो क्या हुआ, लेकिन जनता के लिए जनप्रतिनिधि तो हैं, विधायकी तो आपने करी है, विधायक आपको चुना था जनता ने, आपने बेहतर काम नहीं किए होंगे तभी आज पूर्व लग गया आपके नाम के आगे। पूर्व लगा है, ये तो जनता का फैसला है, और जनता देख रही है कि किसमें पूर्व लगेगा, किसमें वर्तमान लगेगा। लेकिन आए दिन की व्यवस्था देख लीजिए, इस समय हम लोगों ने इस पर बनवाए, स्टेप बनवाए, ये आपदा हर साल आती है, इस पर प्रशासन को, गरीबों को ध्यान। सर सवाल मेरा यही है ना कि हर साल आती है, हर साल आती है सर, कोई पहला मौका नहीं है, हर साल आती है, और उसके बाद भी इंतजाम ना हो तो फिर सवाल खड़े होंगे ना। हर साल आती है, ये आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, हर साल ये बाढ़ आती है, और ऐसा जलजला हर साल होता है, हर साल लोग पलायन करते हैं, हर साल लोग भुखमरी का शिकार होते हैं, लेकिन हर साल आपके भी यही दलील होती है कि हर साल आती है। सवाल यही है कि हर साल आती है तो इंतजाम क्यों नहीं है फिर? इंतजाम भारत सरकार और नेपाल सरकार को मिलकर के, जो 2 नदियां, गेरुआ और कौड़ियाला की नदी है, वहां पर जो बांध
बना हुआ है, बैराज बना हुआ है। बैराज कढ़ाई नुमा कटोरे के समान है। जब पानी भर जाता है तो नेपाल का पानी खोल दिया जाता है। अगर वहां से बन जाए वहां पर कोई व्यवस्था तो वहां से बिजली भी उत्पन्न हो सकती है। हमारा बहराइच एक ऐसा जिला होगा जहां से हम आधे प्रदेश को बिजली ठीक है सर, बिजली आप उत्पन्न कराइए, लेकिन पानी का समस्या का समाधान भी वो बेहद जरूरी है। दीपक पाठक जी, यहाँ आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि आप सिर्फ विपक्ष में बैठकर राजनीति कर रहे हैं, कोई काम तो कर नहीं रहे और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। ये नहीं पता सिंचाई मंत्री गए थे या मुख्यमंत्री गए थे। पाठक जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, दोबारा मैं लौटूंगा। दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। जिम्मेदारी आपकी और ज्यादा बढ़ जाती है, आप सांसद हैं, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लोग आपके पास आते होंगे, तमाम अपनी समस्याओं को बताते होंगे, लेकिन सर इंतजाम कब होंगे? सवाल ये है, आपने तमाम इंतजाम गिना दिए, कागजों तक वो बातें सिमट कर ना रह जाएं, इसके लिए क्या जमीनी स्तर पर आपने उतरकर काम करना अभी शुरू किया है या फिर अभी इंतजार कर रहे हैं कि और पानी आएगा, लोगों के और घर उजड़ेंगे तब हम काम करेंगे? दुबे जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? इनको शायद नहीं मालूम होगा। इनको शायद नहीं मालूम होगा। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो रहा उनसे। 3,20,000 क्यूसेक पानी नेपाल द्वारा छोड़ा गया है। हाँ, लेकिन ओझा जी इंतजाम कैसे होगा? लोग अपनी चारपाई पे लेटे रहे और पानी भर गया, लोगों के बिस्तर भीग गए और रात में ही लोगों ने अपनी चारपाई को उठा के बंधे पे रखा है। इससे 47 गांव प्रभावित है, 47 गांव पूरे। और जो बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कर आए थे और वो अपना फोटो खिंचवा करके 1129 से सिर्फ चले गए हैं। उनको ये नहीं मालूम है कल हमारे गांव गोलागंज में ठीक है, वासुदेव नाम का लड़का पानी में बाढ़ में डूब के मर गया। ठीक है, विजय प्रशासन ठीक है झांकने तक नहीं गया है। रात में उसकी बीवी बच्चे किसी तरीके से पोस्टमार्टम हाउस तक लाश को लाए हैं। ठीक है सर, आप पानी पीजिए, थोड़ा आराम से अपनी बात रखिए, तबीयत मत खराब करिए सर। दुबे जी जुड़ गए हैं, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। दुबे जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, विजय दुबे जी सुन पा रहे हैं? विजय जी, आप तक आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रहा है। जी 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 सर, इतना चिल्ला दिए ओझा साहब, उनको खांसी आ गई। अब आप समझिए कि कैसे इंतजाम बद इंतजामी में तब्दील हो रहे हैं। जी, दुबे जी सुन पा रहे हैं सर मुझे? सवाल आप ही के ऊपर है सर। हाँ, आया। ओझा जी कह रहे हैं अगर मेरे नाम के आगे पूर्व लग गया तो जिनको जिम्मेदारी मिली है वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं? मैं बताऊं? ये नहीं बता पाएंगे। जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। दुबे जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। अरे मैं बता रहा हूं तो हाँ, सुन लीजिए। बताइए। पूर्व था तब भी, कार्यकर्ता के रूप में था तब भी, वर्तमान में हो तब भी, और हमेशा मेरे क्षेत्र में जब भी बाढ़ आया है मैं हमेशा पहुंचा हूं। नारायणपुर गांव कट के बह गया था, उसको बसाने वाला मैं हूं। नदी के उस पार जितना भी बाढ़ क्षेत्र एरिया की बिजली पोल देख रहे हैं वो मैंने दिलाया। आज भी जाएंगे वहाँ, जो भी बोर्ड दिखेगा 90%। आप सरकार में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे बाढ़ क्षेत्र की है, पूरे उत्तर प्रदेश की है। पहले आप क्या कर रहे हैं? पहले हर जन किसी को भोजन का व्यवस्था कराई? अगर विधायक है, सांसद है, हाँ क्यों नहीं? अरे मेरी सरकार उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत सरकार की हो, दोनों हाथ से खुले हाथ। और केवल आज तक नहीं,
केवल 4 महीना लॉकडाउन में नहीं, निःशुल्क राशन 2 रुपया 3 रुपया वाला राशन और ये अंत्योदय बीपीएल से लेके आगे भी 6 महीना तक की व्यवस्था करा चुकी है। और सुनिए, ठीक है सर, राशन के लिए तो कोई ठीक है, इस पाठक जी, धरती पर पाठक उत्तर जी, प्रदेश के हमारे योगी आदित्यनाथ जी वो देखा है हमने, जो बेचारे मजदूरी करते थे पैदल चल करके निकले हैं अपने पाठक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पाठक जी को सुन लीजिए, आप पाठक जी। हर प्रवासी मजदूर के खाते में 1,000 रुपया, हर जनधन के खाते में 500 रुपया। ठीक है सर, ठीक है सर, सुन लीजिए, पाठक जी को सुन लीजिए, एक बार काफी देर से बोल रही आप दोनों, पाठक जी को सुनिए, आपस में बहस मत करिए सर, प्लीज सर, झगड़िए मत, अपने अपने इलाके की समस्याओं को दूर करवाने के लिए काम करिए, टीवी पर झगड़िए मत। पाठक जी बोलिए आप किसी पे आरोप मत लगाइए। हाँ। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी घाघरा घाट आए थे कि नहीं, पता कर लीजिए उनसे। माननीय सांसद विभूषण शरण सिंह थे। घाघरा घाट की बात नहीं, अभी जो उनके साथ में वही बात मैं कह रहा हूँ, ये बाढ़ घाघरा घाट की है। वहाँ डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आए थे। मैं बात कर रहा हूँ जो ये बांध कटा है, पूरे इस क्षेत्र के अंदर 125 गांव तटबंध और अमवा खास बंदे की बात, जलमग्न हो गए हैं। आज पोजीशन ये है कि गांव में आपने बताया अजय लल्लू आए थे, वो एपी तटबंध त्राय मची हुई है। सर ये तो सबको दिख रहा है, टीवी पर हम दिखा रहे हैं, अभी रिपोर्ट भी चला दी हमने 10 मिनट की, उसमें यही दिखाया था, लेकिन इंतजाम क्या है? जो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं प्रदेश के, वो कल भी दौरे पर आए थे। घाघरा के किनारे कई गांव में हम लोगों ने दौरा किया। सर कोई नतीजा निकला? वहां आपका ना कोई अधिकारी पहुंचा है, ना विधायक पहुंचा है, ना मंत्री पहुंचा है। आज पोजीशन ये है कि गोपीपुर से लेकर के ये एंगल ब्रिज के बाढ़ अपना तांडव दिखा रही है घाघरा। आखिर कब लोगों को सुविधा मिलेगी? आखिर कब इन गरीबों के साथ न्याय होगा? ठीक है दुबे जी, एक बार फिर से वही सवाल है, एक बार फिर से वही सवाल है अधिकारियों को लेकर सर, क्या लापरवाही यहाँ पर भारी पड़ रही है? एक मिनट सर, दुबे जी क्या ऐसा आप मान रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब मौके पर पहुंचे अजय कुमार लल्लू उनके लोग, तो वहाँ अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं, उनकी नहीं सुन रहे हैं लोगों की। देखिए और जब हमारे मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे सांसद लोग वहां पहुंचे होंगे, अधिकारी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात की राशन की बात उठाए हैं, आप खुद जानते हैं पूरे देश को आज विगत लगभग 4 माह हो गए, 135 करोड़ जनता में हमें लगता है 110 सैकड़ों करोड़ जनता को दोनों हाथ से निःशुल्क राशन की व्यवस्था किया गया। प्रवासी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपया दिया गया, जन धन के खाते में 500 रुपया दिया गया। बाहर से आने वाले प्रवासियों को राशन किट के साथ 1,000 रुपया इस उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने व्यवस्था किया। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देखिए आगे कितने दिनों तक राशन की व्यवस्था दिया है। सर कोरोना काल में व्यवस्थाएं जो सरकार ने की या किसी भी समाज सेवी ने की, ये सबने देखा, इंतजाम करने थे और आपकी जिम्मेदारी थी, आपको करना भी था। इसमें आप बताएंगे तो और ज्यादा खुशी नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये आपको करना चाहिए तो, और आपने किया, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां मौके पर बनी हुई हैं, उनको लेकर क्या कोई इंतजाम किए जा रहे हैं, या फिर इंतजार ये किया जा रहा है कि और त्राही हो और जलजला हो और पानी आए, उसके बाद कोई इंतजाम हम करें? स्थितियां बहुत ज्यादा विकट हैं, इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं देखिए आपदाएं आती हैं। ये पहली बार आपदाएं नहीं आई हैं। सर सवाल तो वही है ना कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन पहले से ऐसे इंतजाम करके रखने होंगे प्रशासनिक अधिकारियों को कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो फिर पहले से कुछ ना कुछ ऐसी राहत लो, ताकि लोगों को अचानक से पलायन ना करना पड़े।
या तो पहले से आप लोगों के लिए व्यवस्था कराई, अगर कोई संवेदनशील इलाके हैं तो वहां पर पहले से आपको व्यवस्थाओं को देखना होगा। ये पहले की व्यवस्था का ही देन है। आप देखे होंगे पहले कभी नहीं दिखा होगा कि बाढ़ क्षेत्र में एनडीआरएफ लगी हुई है, मोटर बोट लेके हर ग्रामीण को कहीं ऐसे जगह बुरे फंसे जहां हैं उनको निकालने का काम कर रही है, ऊंचे स्थान पहुंचाने का कार्य लगातार कर रही है। ये पहले की व्यवस्था कभी नहीं दिखा हम लोगों को। ये तो इस साल ये बाढ़ के पहले की व्यवस्था थी, तत्काल में पहुंचा गया। और रहा सवाल जो गरीब के घर में अगर पानी आ गया, मड़ई ध्वस्त हो गया, फसल ध्वस्त हो गया, सबके आप पता कर लें, लेखपाल कानून को हर क्षेत्र में लगे हैं, सर्वे रिपोर्ट बन रहे हैं, उनकी फसल की क्षतिपूर्ति भी मिलेगा और जो उनके मड़ई झोपड़ियों जो भी नुकसान घरों का हुआ है उसकी भी क्षतिपूर्ति मिलेगा। ठीक है ओझा जी, पहले कब इसके पहले बाढ़ के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। ठीक है ओझा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि इंतजाम हमने किए, दुबे जी कह रहे हैं इंतजाम किए हैं, उसी का नतीजा है कि पहले से एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई और मोटर बोट के जरिए इनको पानी को निकाला जा रहा है। लग रहा है आपको पहले के इंतजाम है और पानी भर गया, लोग परेशान हो रहे हैं, खाना नहीं है, पलायन कर रहे हैं। हमारे सांसद जी शायद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के नहीं हैं, इसलिए ऐसा वो बयान दे रहे हैं। उनको शायद ये नहीं मालूम है कि घर में लाख रुपया रखा हो, लेकिन अगर उनका घर पानी में डूबा है तो खाना कैसे बनेगा? कल रात से जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो खाना कहाँ बनाए जा करके? उनको कम से कम लंच पैकेट का इंतजाम होना चाहिए था, कम से कम पूरी सब्जी दे देनी चाहिए थी कि कम से कम उनके सुबह शाम दोनों टाइम उनको खाना तो मिल जाए। वो भूखे पड़े हैं, जानवर जिनका चारा था सब डूब गया नदी में, जानवर सब बांध पे बंधे हैं, वो सब भूखे मर रहे हैं। और आप एक बार इनको सर्वे करा दीजिए, पता लग जाएगा। और आपदा आज से नहीं, कई सालों से आ रही है आपदा। ओझा जी एक सवाल मेरा आपसे है कि आपने बताया कि आपके गांव में भी बाढ़ आई है, आपका जो इलाका है वहाँ पर भी ऐसी त्राही मची है, वहाँ पर भी पानी है, तो सर आपने वहाँ पर इंतजामों के लिए क्या कोई पहल की है? ओझा जी वहाँ पर इंतजामों के लिए कोई पहल आपकी ओर से की गई है? आप बता रहे हैं कि आप भी पीड़ित हैं, आप बता रहे हैं मैं भी पीड़ित हूँ, मेरे गाँव में भी इस तरह की स्थितियाँ हैं, इंतजाम वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? क्या अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं या फिर आप अपने स्तर पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं? नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। हम लोग स्वयं बंटवाते हैं जाकर के क्षेत्रों में, कोई अधिकारी जाता नहीं है। सर कैसे आप विपक्ष हैं, क्या अपनी आवाज को आप बुलंद नहीं कर पा रहे हैं? हाल लेने कोई नहीं गया, एडीएम साहब गए, बांध से ही लौट आए, वो बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के हाउस में अभी रखी है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये व्यवस्था है सरकार की, जानवर सब भूखे मर रहे हैं, हम लोग कहाँ से भूसा लेकर के आए? खाना तो बनवा देते हैं जन सहयोग से, लंच पैकेट तो बनवा देते हैं, लेकिन भूसा कहाँ से लावे हम, कैसे ले जावे? बड़ी विचित्र स्थिति है, बहुत बड़ी विडंबना है। शासन को लेकिन ओझा जी देखिए ये भी हकीकत है कि जितनी आवाज आप टीवी पर बैठकर बुलंद करेंगे वैसे ही आवाज आपको जमीन पर भी अपनी बुलंद करनी पड़ेगी, तभी शायद काम होगा। लेकिन पाठक जी सवाल ये है कि लोग पलायन तक वहां पर कर रहे हैं, पहले से इंतजाम किए होते तो शायद लोगों के लिए रहने का आशियाना होता, अचानक से उनको यूं अपना सामान छोड़कर नहीं भागना पड़ा होता। सामान ही नहीं छोड़ रहे हैं मान्यवर, अचानक रात में बाढ़ आ गई, 3 लाख वो अपने हाथ से अपना घर तोड़ रहे हैं। समस्या हो गई, बता देते 2 दिन पहले, ले लेके ट्रकों पे वो अपना भाग रहे हैं, पे तो ले आते, लेकिन नहीं सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं जी। जिला अधिकारी अपनी टीम को यदि भेजते हैं मौके पर, उनके पास व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार राहत के नाम पे केवल एक घुनघुना पैकेट देती है। माननीय सांसद जी कह रहे हैं अंत्योदय योजना इनकी है जी। अरे ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए कांग्रेस की। मैं जानना चाहता हूँ योगी बाबा से
यदि मुश्किल इंतजाम करना है इतने, तो क्यों नहीं सरजू नहर परियोजना को पूरी कराते हैं, जिससे ये बाढ़ का संकट सदैव के लिए खत्म हो जाए। मैं ये समाजवादी के नेता शिवपाल यादव 1100 करोड़ रुपए का ठेका सरजू नहर परियोजना में कर्नाटका और मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के ठेकेदारों को दिया, जो रुपए लेके भाग गए। हमाम में सब नंगे हैं। जब ओझा जी 5 साल विधायक थे, तो इन्होंने अपने क्षेत्र में क्यों नहीं बाढ़ किया, बाढ़ की समस्या का निवारण कराया। नहीं, ये बात हर साल बाढ़ आएगी, वो नहीं कर पा रहे हैं, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। अधिकारियों के लिए तिजोरी खुल जाएगी। वो कुछ पीड़ितें बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल काफी गंभीर है। जनप्रतिनिधि अधिकारी लूटेंगे। सवाल काफी गंभीर है पाठक जी के, इन पर मुझे लगता है आपको जवाब देना होगा। विजय कुमार दुबे जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी, सवाल काफी गंभीर है। पाठक जी को आपने सुना अभी? जी जी दुबे जी, सवाल काफी गंभीर है, इनका जवाब आपको देना होगा। आप सिर्फ कागजों तक योजनाओं को बताकर नहीं भाग सकते हैं, नहीं बच सकते हैं इन सवालों से। देखिए, योजना केवल बताने की नहीं है, लागू करने की भी बात हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की हो, भारत सरकार की हो, योजनाएं लागू किए गए हैं। और ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ गठबंधन करके ये लोग तो लड़ते हैं चुनाव के समय में, आज आरोप लगा रहे हैं। मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपने आज गंभीर मुद्दे पर डिबेट रखा है, बाढ़। वास्तव में इस वैश्विक महामारी के समय में और बाढ़ का समय दोनों एक तरह से कहा जाए कि बड़ी विषम परिस्थिति है जी। और इसका सामना जिस तरह से वैश्विक महामारी का सामना विगत 4 महीने से, और कुशल नेतृत्व जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और चाहे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कुशल नेतृत्व में हम लोगों ने सामना किया है जी। बाढ़ की आपदाएं भी हर साल आई हैं, अभी बता रहे थे, और हर साल आई हैं, उसका भी सामना किया जा रहा है। देखिए, गरीब के घर में राशन नहीं है तो राशन की व्यवस्था, आप लंच पैकेट की बात कर रही है सर, यहाँ तो घर ही नहीं बचे हैं, राशन देकर आप क्या करेंगे? कहीं भी उठा के देख लीजिए, लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है सर, कैसे पकाएंगे और कैसे खाएंगे? केवल राशन नहीं, भारतीय जनता केवल राशन की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। आंख उठा के देखिए, इस वैश्विक महामारी के 4 महीने के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता, हर नगरों में, हर गांव में लंगर चलाकर समाज के अंतिम तबके तक कोई भूखे न सोए, जो हमारे आह्वान किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, बखूबी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। और दावे के साथ कर सकता हूं बड़ी आपदा है, और बाढ़ की चपेट में आकर तो बाढ़ के तबाहियां समय में भी ये सबने देखा है। कोरोना तो पहली बार आ गया, उससे निपटने में थोड़ा वक्त जरूर लगा होगा, बाढ़ के समय में भी बाढ़ तो हर साल आती है। और पिछले जो मंजर बाढ़ के देखे हैं वो आपने भी देखे होंगे सर, मैंने भी देखे हैं, ओझा जी ने भी देखे हैं, पाठक जी ने भी देखे हैं, लेकिन सवाल घूम फिर कर हर साल वही क्यों आ जाते हैं बाढ़ के साथ? ये मुश्किल इंतजाम क्यों नहीं होता है? नहीं, देखिए, बाढ़ आना है, क्यों नहीं सरजू नहर के जरिए ले जाते? मुश्किल इंतजाम देखिए, जो भी योजनाएं बनी हैं उसकी लागू भी हुए हैं इन विगत 3 साल में आप कहें, और चाहे भारत सरकार के कार्यकाल में। लेकिन अब बाढ़ आए हैं तो उसका भी सामना बखूबी से किया जाएगा, कर रही है हमारी सरकार। जो भी राशन पानी की व्यवस्था है, लंच पैकेट की व्यवस्था है, उनके
प्लास्टिक की हर जगह आ रहा हूं ओझा पहुंचाए जी। जा रहे हैं। हाँ। आप पता करें। और जो गांव कट रहे हैं वहां आज तक के हर जगह चल रहा है। वहां आज तक मंत्री जी नहीं गए, सिंचाई मंत्री नहीं गए, खाना नहीं खाए। ठीक है, एक एक करके ओझा केवल जी। डीएम साहब के भरोसे छोड़े हैं। उनके पास पैसा कहाँ है? इतना परेशान है, पैसा तो योगी बाबा देंगे। छोड़ा गया है कल शाम को राहत तो योगी बाबा देंगे। अभी तक माननीय सिंचाई मंत्री पैसा बहराइच में नहीं आया है। क्षेत्र में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सिंचाई मंत्री नहीं आया बहराइच। परेशान चल रहा है, उसको तत्कालिक व्यवस्था तो चाहिए। आप राशन देंगे, लगातार निरीक्षण सर एक एक करके बोलिए साहब, मुद्दे की गंभीरता को समझिए। पर उतरे थे सर विषय की गंभीरता को समझिए, एक एक करके बोलिए। बच्चों के ऊपर जुल्म तो मत ढाइए। ठीक है ओझा जी, आप शुरुआत से पीड़ित हैं और अभी तक पीड़ित हैं। आपने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि इंतजाम क्या आप करवाएंगे। ठीक है ओझा जी बोलिए सर। परेशान है आदमी। मैं यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि आके जिला आपके माध्यम से योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ कि हर साल बाढ़ आती थी, लेकिन बाढ़ की समुचित व्यवस्था की जाती थी, चाहे जिसकी सरकार रही हो, लेकिन छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं ढाया जाता था, जानवरों को भूखे मरने पर नहीं छोड़ा जाता था, लोगों के लिए नाव का इंतजाम किया जाता था कि वो नाव से बंधे तक आ सके। लेकिन आदमी परेशान है। पूछ का भैंस के पूछ पकड़ करके लोग आ रहे हैं बांध पे और डूब जाएंगे। कल ऐसे ही ये घटना हो चुकी है, लेकिन प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। उस बच्चे की लाश पोस्टमार्टम के लिए पड़ी है। 24 साल का बच्चा था, उसकी कोई अकेली माँ है, रो रो कर बुरा हाल है। उसका पोस्टमार्टम अभी तक नहीं किया गया। सर एक विपक्ष होने के नाते क्या आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप खुद जाकर अधिकारियों से मिलें, खुद जाकर जमीन परिस्थितियों को देखें? अगर आपकी सुनी नहीं जा रही है तो क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है? बाकी तमाम मुद्दों के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर जाते हैं, बैनर पोस्टर लगा देते हैं, तबाही मचा देते हैं, आगजनी हो जाती है, प्रदर्शन खूब होते हैं, लेकिन लोगों के सीधा सरोकार से जुड़ा जब मुद्दा होता है तो सर टीवी पर बैठकर भाषण देने से कुछ नहीं होता। पाठक जी आपके चैनल के माध्यम से सुबह से मैं बैठा हूँ, बधाई देता हूँ आपको, बहुत बहुत बधाई। सुनने के लिए नहीं आया। इंडिया न्यूज को कि ऐसी महत्वपूर्ण समस्या को आपने उठाया है। सीएमओ से बात की। क्या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं है? समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं है? बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष नहीं है? अपने टाइम पे पोस्टमार्टम क्यों नहीं जमीन पे आके असली हकीकत देखते हैं? जिस तरीके से अजय कुमार लल्लू कल बाढ़ के अंदर अपना पैजामा उठा करके बाढ़ के अंदर जा करके लोगों की आंख से आंसू पोंछा है, क्या ये धारस नहीं बना सकते हैं? सारी जिम्मेदारी संघर्ष करने की कांग्रेस पार्टी की है, और ये समाजवादी और बसपा और भाजपा की जो सरकारें थी 27 साल से उन्होंने क्या किया इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंदर? जनता को डूबने और मरने के लिए छोड़ देते हैं और राहत में आई हुई रकम का बंटवारा करते हैं। आज देश में कोरोना महामारी है। माननीय सांसद जी कह रहे हैं जरूर उधर राहत की आवश्यकता है जी, लेकिन हजारों आदमी जो वो बेघर पड़े हुए हैं, बाढ़ की कटान में उनका आशियाना नहीं बनाया जा रहा है। ये 25 साल से जिम्मेदारी किन नेताओं की है? क्या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों का आंसू पोंछना नहीं चाहिए? आज तक राहत सामग्री नहीं बटी है और हम चैनल पे बैठने के ज्यादा इच्छुक नहीं है। आप लोगों ने कहा इसलिए सत्य को देने आया हूं जी।
मेरे राहुल गांधी जी हमेशा सत्य बोलते हैं। हाँ। इसलिए आप अपने चैनल के माध्यम से सर्वे करवा लीजिए। सर हम तो पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं सर कि क्षेत्र के अंदर कौन कौन नेता गया है। बाद ये बहस शुरू की है, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, आप भी इन तस्वीरों को देखिए, शहर जाएंगे सर इन तस्वीरों को देखकर, जिस पर बीती होगी वो समझेगा। दुबे जी सवाल एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं और सवाल यहाँ पर बद इंतजामी को लेकर ही है। दुबे जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? विजय जी आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, लगता ठीक है सर, मैं चाहूंगा फाइनल आप कमेंट दें अपना, आखिर क्या कुछ इंतजाम होंगे या फिर ऐसे ही दर की ठोकरें खाते रहेंगे ये लोग? जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। देखिए, पैजामा उठा के पानी में खड़े होकर फोटो खिंचवाने से जी जनता का भला कभी ना हुआ है ना होगा। और विपक्ष में हम लोग रहे हैं और जनता के लिए लड़ाई लड़ते हुए एनएसए में भी काटे हैं जेल। और लेकिन ठीक है ओझा जी, आखिरी कमेंट आपका। सवाल आप पर भी खड़े हुए, आपने भी कई बार अपनी सरकार बनाई, लेकिन इंतजाम क्या हुआ ये सबने देखा और अब देख भी रहे हैं। हर साल जो भी हो सकता है पुनर्वास की नीति ला करके एक अमेंडमेंट करके कि जो व्यक्ति अगर उस गांव सभा का निवासी नहीं है तो किसी गांव में भी उसको पट्टा दिया जा सकता है। उसको पट्टा दिलाने का काम किया गया, पुनर्वास कराने का काम किया गया, सैकड़ों गांव के आवास दिलाए गए कि कम से कम लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सके और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने अपने जमाने में की। लेकिन चूंकि ये आपदा है, मैं फिर कहता हूँ ये आपदा है, लेकिन इसमें त्वरित सहायता करनी चाहिए। पहले तो लोगों को इंसान कर देना चाहिए या फिर कागजों तक ही तमाम जो योजना वो सिमट कर रह जाती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिन लोगों की आशाएं उजड़ गए हैं, जिन लोगों के पास इंतजाम नहीं है, प्रशासनिक स्तर पर जो काम किया जा रहा है क्या वो बहुत उनके लिए साबित नहीं हो पा रहा? क्या लोग अभी भी पलायन को मजबूर हैं? और कब इस बाढ़ से पूरी तरह से निजात तो शायद कभी मिल पाए, लेकिन काफी हद तक लोगों को राहत कब मिलेगी ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।